दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल अचीवर्स में। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड डूइंग वेल एंड आई एम सॉरी गाइज, मुझे पता है आपका लेक्चर जो है थोड़ा सा मिसमैनेज हो गया है, आगे पीछे हो गए हैं, बट एक आध दिन में ठीक हो जाएगा एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ये हमारा फिजिक्स का लेक्चर है, न्यूक्लियर रिएक्शंस। इसमें काफ़ी कुछ मैं करा चुकी हूँ, थोड़ा बहुत टॉपिक रह गया था, उसे मैं आगे कंटिन्यू कर देती हूँ। एंड गाइज, हाँ, आप लोग कह रहे थे कि अचानक से एटीसी का एग्ज़ाम भी हो सकता है, जैसे आईबी वालों का हो गया। तो अगर आईबी में से कोई स्टूडेंट है तो देखिए गाइज, अब इतना अचानक एग्ज़ाम आ गया है ना, सिर्फ आपको 7-8 दिन रह गया। अगर मैं इसमें आपको कुछ करवाऊंगी भी ना तो कवर हो नहीं पाएगा। लाइक अगर मैं मैथ्स या जीएस का कुछ पोर्शन लेके चलूँ तो 7 दिन में कवर हो नहीं पाएगा वो। तो इट्स बेटर जो भी आपका पहला प्रिपरेशन है आप उसके हिसाब से एग्ज़ाम को दे दीजिए। बाकी अगर आपका ये प्रॉब्लम आया है तो वो सबके साथ आया होगा, डोंट वरी। आपकी प्रिपरेशन नहीं है, किसी की प्रिपरेशन नहीं होगी। अभी 1 महीने पहले तो फॉर्म उसका फिल ही हुआ था। तो ऐसी कंडीशन में ना सब सेम पेज पर रहते हैं, तो उसका ज़्यादा आपको टेंशन लेने का नीड नहीं है कि भाई अब क्या होगा, बच्चे ज़्यादा पढ़ के जाएंगे। बस अपनी तरफ से बेस्ट करना एंड निगेटिव जितना हो सके उतना कम करना। लास्ट ईयर का कट ऑफ कहीं से मिल जाए तो उसको चेक कर लो। और अगर आप लोग पता है स्टार्टिंग में बोल देते आईबी के लिए भी पढ़ना है आप लोग को, तो मैं आपको फिर उसी हिसाब से आईबी के लिए भी पढ़ा देती। बट मुझे लगा शायद आप लोग आईबी का भी नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, एटीसी का ही सिर्फ कर रहे हो, तो इसलिए मैंने उस पर फोकस नहीं किया इतना ज़्यादा। एंड दिस इज़ माई फॉल्ट, मुझे वो चीज़ देखनी चाहिए थी। तो आई एम रियली सॉरी, मैं आप लोग को उसको नहीं ले पाई साथ में। बट ठीक है, अभी हम एटीसी पे अच्छे से फोकस करते हैं। एंड जिसका भी आईबी का एग्ज़ाम है, डोंट फील एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस और कोई पैनिक होने का नीड नहीं है, क्योंकि अगर आपने नहीं प्रिपेयर किया है तो वो किसी ने नहीं प्रिपेयर किया है। किसी को भी नहीं पता था कि एग्ज़ाम इतना अचानक आ जाएगा। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। सिर्फ आपका जितना भी प्रिपरेशन है उसके हिसाब से रिवाइज करके आप जाके एग्ज़ाम दे दीजिए। सभी लोग सेम पेज पर रहेंगे उसमें। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि निगेटिव ना करें, ठीक है। बाकी हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। अभी मैं स्टार्ट कर देती हूँ आपका चैप्टर न्यूक्लियर रिएक्शन वाला। तो गाइस, इसमें मैंने आपको फिजन रिएक्शन, चेन रिएक्शन, फिजन में क्या होता है, क्रिटिकल साइज, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, ये सब पढ़ा दिया था। अभी मैं आपको न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में कुछ 1-2 पॉइंट्स बता देती हूँ। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एंड ये वाली चीज़ें ना आपके जीएस के पेपर में ज़्यादा पूछी जाती हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स ओरिएंटेड के अलावा ये जीएस में ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो पहला पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है, आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है वो किसका बना हुआ होता है। तो वो आपका होता है या तो यूरेनियम 235 या फिर पोलोनियम 239, ठीक है। अगर आपको ये दोनों ही हमें ऑप्शन में गिवन है तो और पूछा जाए कि बेस्ट कौन सा है, तो ये हमारा ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। मगर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारा ना नेचुरली अवेलेबल नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेचुरली अवेलेबल नहीं है, नॉट नेचुरली अवेलेबल, ठीक है। और ये यूरेनियम 235 है, इनके दोनों के कंपैरिजन में ये उतना अच्छा नहीं है, ये ज़्यादा अच्छा है। मगर ये क्या है, हमारा नेचुरली अवेलेबल है। अभी अगर अवेलेबल है हमें नेचुरली और इजीली, तो क्या होता है, ये वाला हमारा ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट यूज्ड कौन सा है, तो वो है यूरेनियम 235। और बेस्ट अगर पूछा जाता है तो वो ये वाला है, ठीक है। उसके बाद नाउ मूव टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड इज़ लाइक आपका इसमें कंट्रोल रॉड जो यूज़ होता है उसका क्या काम होता है, ठीक है। एक सेकेंड, आपका जो कंट्रोल रॉड होता है उसका क्या काम होता है। देखिए, कंट्रोल रॉड्स का क्या काम होता है कि ये जो आपका मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका चेन रिएक्शन होता था उसमें आपका एक न्यूट्रॉन होता था, वो कोलाइड करता था, फिर कुछ और उसमें से एक न्यूट्रॉन निकलता था रिएक्शन में, फिर वो किसी और से कोलाइड करता था। एंड ये रिएक्शन क्या होता था, ये कंटिन्यू होता रहता था, चलता रहता था। एंड इस रिएक्शन का कोई एंड नहीं है। अब अगर सपोज ये रिएक्शन इस तरह से हो जाए, चलता रहे, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी। और जब एनर्जी एक रेंज के बाहर निकल जाएगी, तब उस केस में क्या होगा, हमारा ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ये ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन होता है ये करवाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हर बार बाहर से न्यूट्रॉन्स नहीं दे सकते उसको रन कराने के लिए। तो हमें ज़रूरी है कि हमारा चेन रिएक्शन हो।
लेकिन हमें ये भी पॉइंट एक चाहिए होता है कि जिस पॉइंट पर लाके हम इसको स्टॉप कर सकें। अब स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल रॉड्स का यूज़ करते हैं। कंट्रोल रॉड ये क्या करती हैं, ये जो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, जो हमारे एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स बनते हैं, तो जो जो न्यूट्रॉन की स्पीड स्लो हो जाती है उसको क्या करते हैं ये लोग कैप्चर कर लेते हैं। कंट्रोल रॉड कैप्चर करने से क्या होता है कि इसके जो न्यूट्रॉन्स है इसमें कुछ कुछ वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जैसे जैसे हमारे न्यूट्रॉन्स खत्म होते चले जाएंगे हमारा जो चेन रिएक्शन है वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है कंट्रोल रॉड। तो क्यों यूज़ होता है ये, बेसिकली हमारे जो चेन रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल कैसे करते हैं हम लोग, न्यूट्रॉन्स को कैप्चर करके एंड एब्जॉर्ब करके। ओके, उसके बाद एक चीज़ और हमारा क्या यूज़ होता है, मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या होता है हमारा, ये भी सेम वही चीज़ होता है कि ये आपका जो फिजन रिएक्शन होता है उसमें जो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको ये स्लो करवाता है। देखो एक सेकेंड, मुझे आपको मॉडरेटर पहले पढ़ाना चाहिए था, बट ठीक है कोई नहीं। एक सेकेंड गाइस, एक तो पता है क्या प्रॉब्लम होता है ना, आपका लेक्चर लेने के लिए मुझे एक स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है, उसी वक्त ही मैं ले पाती हूँ। लाइक रात में ही बैठ के मैं आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर पाती हूँ। दिन में रिकॉर्ड करने से प्रॉब्लम हो जाती है कि शोर बहुत आता है बाहर का, तो दिक्कत होती है उसमें। मुझे खुद को भी नहीं पसंद है कि शोर वोर में ना फिर आप लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे पढ़ाई पे, पीछे से आवाज़ें आती रहेंगी, इसीलिए मैं खुद उस चीज़ को अवॉइड करना चाहती हूँ। लेकिन अभी आज का ऐसा हो गया ना प्रॉब्लम सिचुएशन कि मुझे वो करना पड़ रहा है लेक्चर आपका दिन में रिकॉर्ड, रात में रिकॉर्ड हो नहीं पाया था। अब आपका एक होता है मॉडरेटर। मॉडरेटर में क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपका जो चेन रिएक्शन होता है वो स्टार्ट होता है। चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा तो इसमें जो न्यूट्रॉन है एक्स्ट्रा फ्लो कर रहे हैं, इनकी तो एक स्पीड फिक्स है, इनको जो एनर्जी मिल रही है उसी स्पीड से फ्लो करेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया, हमारा कंट्रोल रॉड होता है वो हमारा न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब करता है। कौन से न्यूट्रॉन को, जिनकी स्पीड स्लो हो गई होती है। अब सवाल यह आता है खड़ा कि हमारा ये जो स्पीड है ये स्लो होती कैसे है। तो इसके लिए हमारे यूज़ होते हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है, ये आपका जो न्यूट्रॉन होता है ना, ये आपका जो न्यूट्रॉन होता है उसकी स्पीड को स्लो कर देता है। अब ये क्या होते हैं, ये एब्जॉर्ब नहीं करते हैं न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। वो एब्जॉर्ब करने का काम आपका कंट्रोल रॉड का है। इसका काम सिर्फ इतना है कि ये आपकी स्पीड जो है उसको स्लो कर देगा। अब इसके लिए मॉडरेटर के लिए मटेरियल कौन सा यूज़ होता है, ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मॉडरेटर में आप कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं या फिर न्यूट्रॉन्स की स्पीड स्लो करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैवी वाटर, ड्यूटेरियम जिसे भी आप बोलते हैं। हैवी वाटर हमारा किसका बनता है, नॉर्मल वाटर आपका होता है H2O, ठीक है। हैवी वाटर होता है DTO। डी इज ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का ही है ये, एक आइसोटोप आई गेस बोलेंगे इसको। आपका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा ना, तो हमारा आइसोबार बोलेंगे शायद, सॉरी आई रियली कंफ्यूज इन द नेम, बट इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का ही एक एलाई होता है ये। तो ये हो गई हमारी 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए थी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है जिसे हम बोलते हैं कूलेंट। देखिए अब जब हमारा ये हो रहा है यहाँ पे चेन रिएक्शन, तो इसमें हमारी हीट निकलती है। मैंने आपको रिएक्शन के टाइम पे बताया था क्योंकि फॉर्म में ये हीट निकल जाती है। अब हीट निकल रही है, रह तो इस रिएक्टर के अंदर ही रही है ना, वो रिएक्शन में आपको हेल्प करेगी। लेकिन वही बात अगर ये एक्सेस हो जाएगी, एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी, तो आपका ये ब्लास्ट कर जाएगा यहाँ पर। तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उस हीट को कम करने के लिए आपके जो है कूलेंट यूज़ होते हैं। और कूलेंट में आपका ज़्यादातर क्या यूज़ होता है, हम वाटर का ही यूज़ करते हैं कूलेंट के लिए। एंड वाटर भी क्या, बहुत प्रेशर से वाटर दिया जाता है ताकि आपकी जो रॉड्स वगैरह हैं उनको इजीली कूल किया जा सके। ओके, तो अपना इसके बाद नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है जिस पे चलना है अब वो है हमारा न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। इसमें लेट मी रेज द कैनवास। फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, आप लोग जानते हैं यहाँ पे फ्यूजन वर्ड क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब होता है एडिंग, ठीक। आपका इसमें सिंपली दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, ये दोनों
कंबाइन होकर एक सिंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका रिएक्शन आप लोग देखिए किस तरह से होगा। इसका A प्लस बी, सपोज ये दो अलग अलग एलिमेंट हैं, एक है A एक है B, ठीक है। ये मिलके आपका बनाएंगे एलिमेंट C और साथ में आपकी कुछ हीट रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिक दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो क्या? पहली बात तो ये कि आपका A और B ये दोनों C के कंपैरिजन में लाइटर होंगे, ठीक है, लाइटर न्यूक्लियाई होंगे इनके। आप देख के समझ जा रहे हैं, ब्लैक 2 + 2 मिलके अगर 4 बना रहा है आपका, तो 2 and 2 तो 4 से लाइट ही है ना, कम है। इसी तरह से आपका A एंड B जो है वो C से कम होता है। दूसरी चीज़, आपका जो इसमें मास जो होता है इसमें आपका, इसका ये जो मास होगा आपके हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए ना कि मास ऑफ C = मास ऑफ A + मास ऑफ B, ठीक है। मगर ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है असली में चीज़ ये होती है कि आपका मास ऑफ C जो है ये आपका लेस देन होता है मास ऑफ A एंड B से। क्यों? जब ये दोनों आपके कंबाइन होते हैं तो इसमें हमारा कुछ हीट और कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है, और ये जो एनर्जी निकलती है ना, ये कहीं ना कहीं अपने साथ कुछ मास को कन्वर्ट करवा कर ले जाती है। इक्वेशन हमने पढ़ी थी E = mc², ठीक है। तो ये एनर्जी अपने साथ इस यहाँ से मास को, इफेक्टिव मास को कुछ ना कुछ ले जाती है। एंड फाइनली आपका जो रहता है रिजल्ट, उसमें आपका मास ऑफ C जो होता है वो इन दोनों के सम से कम होता है। एक चीज़ और, आपका जो C है, ये जो C है ये आपका जो है मोर स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल रहेगा ये इन कंपैरिजन टू A एंड B, ठीक है। इन दोनों के कंपैरिजन में, A एंड B के कंपैरिजन में आपका C जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इसी के साथ आपको एक कॉन्सेप्ट आता होगा मास डिफेक्ट का, आपको मैंने पढ़ाया था। तो वही आज इतना हैंग हो रहा है ना, और मैं इसको बंद नहीं कर सकती। अगर बंद करूँगी तो आपका क्लास का रिकॉर्ड चला जाएगा, मतलब क्लास की रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी। तो मैं काम करती हूँ, मैं इसको पॉज करती हूँ, फिर इरेज करती हूँ, फिर आगे बढ़ाऊँगी। मास डिफेक्ट क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया है। उसमें हम लोग क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट रिएक्शन साइड है, रिएक्टेंट साइड है, एंड जो प्रोडक्ट साइड है, इन दोनों के मास में हमारा कुछ ना कुछ गैप रहता है, और उस गैप को ही हम कहते हैं मास डिफेक्ट। तो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था इस वाले इक्वेशन में, फ्यूजन वाले में, कि हमारा मास ऑफ C इज लेस देन मास ऑफ A + मास ऑफ B। ओके, सो इस सिचुएशन में हमारा मास ऑफ A + B बड़ा हो गया, तो हम यहाँ पर मास डिफेक्ट जब निकालेंगे तो हम पहले लिखेंगे मास ऑफ A + मास ऑफ B, ठीक है, एंड माइनस इसमें से कर देंगे मास ऑफ C। जो कम है उसको हम माइनस कर देंगे। अगर आप रिवर्स रखेंगे तो वो भी रख सकते हैं, आंसर सेम आएगा, बस माइनस का साइन आएगा। तो माइनस का साइन इसलिए आता है क्योंकि आपने उल्टा रख दिया होता है। तो कभी अगर ऐसा हो जाए आपका माइनस का साइन आ रहा हो तो डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई ये माइनस का साइन क्यों आ रहा है, वो सिर्फ उल्टा रखने की वजह से आता है, बाकी आंसर आपका सही होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मास डिफेक्ट। एंड सिमिलरली अगर आपको एनर्जी निकालने के लिए बोला जाए, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो हमारा EC बनता है, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था यहाँ पर A + B से जो C बन रहा था, ये मैंने आपको क्या बताया था, इसका न्यूक्लियाई ज़्यादा हैवी होगा। ज़्यादा हैवी होगा तो इसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। इसका मतलब हमारी एनर्जी किसके पास ज़्यादा हुई, C के पास, -EA + EB, ठीक है। अगेन आप रिवर्स रख सकते हैं, माइनस का साइन आएगा तो वो सिर्फ ये इम्प्लीकेट करेगा कि आपका जो है, आपने जो रिवर्स रख दिया है चीज़ों को, बाकी आंसर आपका सेम ही आएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो आता है बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपका फिशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है या फ्यूजन में। तो इसको आप लोग सोचिए जब तक मैं इस बोर्ड को इरेज करती हूँ, एंड जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि फिशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है या फ्यूजन में। एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन। फिजन याद है ना क्या होता था, जिसमें दो जुड़ के एक बनाता था, मतलब दो में वो टूट जाता था। एक आपका होता था रिएक्टेंट, वो दो प्रोडक्ट्स में टूट जाता था छोटे न्यूक्लियाई फॉर्म में। अरे यार मैंने आंसर तो लिख ही दिया, रिलीज्ड पर फ्यूजन। आपका फिजन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है या फ्यूजन में? तो आपका किस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, फिजन में। आपका जब एक न्यूक्लियाई दो लाइटर में टूटता है
तो आपका जो एनर्जी निकलती है वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। वैसे भी अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से भी देखेंगे तो A+B जुड़े और फिर इन्होंने एक बनाया, इसमें आपकी कम एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि वो ऑलमोस्ट यहीं पर आ जाती है सारी एनर्जी। लेकिन जब दो टूटता है दो पार्ट्स में तो आपकी थोड़ी इससे रिलीज हो जाती है, थोड़ी इधर से रिलीज हो जाती है, ना आपका फिजन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, और ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा रिलीज होता है कंपेयर अगर आप करेंगे तो। ठीक है गाइज। अब उसके बाद आपसे कुछ कंडीशंस होती हैं आपके फ्यूजन रिएक्शन होने के लिए, वो बहुत बेसिक कंडीशंस हैं, ऐसे भी आप लोग कर ही रहेंगे। आपको सबको पता है कि अगर आपको फ्यूजन या फ्यूजन करवाना है तो आपको हाई टेम्परेचर का नीड होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर होगा एंड हाई प्रेशर भी चाहिए होता है। ठीक है, तो ये दोनों है इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो आपको फ्यूजन एंड फ्यूजन में चाहिए होती है। इसमें ना ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ है नहीं, वो मैं आपको चेन रिएक्शन वगैरह बहुत अच्छे से समझा चुकी थी डिटेल में, एंड मैं यहाँ पर अभी आपको बस जल्दी से ये कवर करवा रही हूँ ताकि हम फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकें। एंड नेक्स्ट टॉपिक्स मैं लूँगी अब आपका ऑप्टिक्स का। एंड यस, रिलेटिविटी आपका रह गया है चैप्टर, उसको भी करवाना है तो वो मैं बीच में करवा दूँगी, लेकिन पहले हम ऑप्टिक्स पे मूव कर जाते हैं। ऐसा मुझे लगता है रीज़न उसका ये है कि आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप लोग चाहें तो हम पहले रिलेटिविटी भी कर सकते हैं। रिलेटिविटी पहले करने से क्या होगा, मॉडर्न एक तरह से हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम टेंशन फ्री होकर नेक्स्ट पे मूव कर पाएंगे। तो वॉट एवर यू फील इन कम्फर्टेबल, जो भी आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है प्लीज़ मुझे उसको बता दीजिए। इन वॉट एवर सिचुएशन यू फील मोर कम्फर्टेबल प्लीज़ लेट मी नो। अच्छा, अब दो कंडीशंस होती हैं, एक होता है पेयर प्रोडक्शन और एक होता है पेयर एनिलेशन। इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन भी आया है पिछले साल। एनिलेशन एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं कोलाइड करते हैं और एक नया बना लेते हैं आपका पेयर, एंड दिस इज कॉल्ड द पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, ऐसे सॉरी, होता क्या है, आपका एक गामा फोटोन होता है, आपका एक गामा फोटोन होता है, वो आपका दो चीज़ों में टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन में एंड प्रोटॉन में। ठीक है, कब टूटता है कि जब आपका गामा फोटो पे आके इंटरेक्ट करता है तो ये आपका फिर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में रिलीज हो जाता है। तो एक तरह से आपका इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का एक पेयर जो है वो आपका नया बन गया। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, हमारा पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, और सिमिलरली पेयर एनिलेशन में क्या होता है, आपका एक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है, ये दोनों मगअप होके आपका एक गामा फोटोन के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो हुए वो खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, और यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है वो प्रोड्यूस हो गए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पेयर प्रोडक्शन एंड एनिलेशन। ठीक है, अब बात आती है इसमें कितनी एनर्जी आपकी यूज होती है। तो गाइस देखिए, एनर्जी का ये हिसाब है कि हमारा जो इफेक्टिव मास होता है ना, ठीक है, एनर्जी जो होती है वो हमारी इक्विवेलेंट होती है इफेक्टिव रेस्ट मास के। ठीक है, जो भी आपका इफेक्टिव मास लीजिए, आप लीजिए रेस्ट मास, जो आपका रेस्ट मास होता है ना उसके इक्विवेलेंट आपकी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अब सपोज हमारा इस केस में हम क्या करेंगे कि हमारी यहाँ पर दो आपके रिलीज हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो इन दोनों का जो रेस्ट मास होता है उसके सम के इक्वल हमारी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अब रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कितना होता है, 0.5, मतलब रेस्ट मास नहीं लेना है, एनर्जी ऑफ रेस्ट मास, एनर्जी ऑफ रेस्ट मास। ठीक है, तो कितनी होगी, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड सिमिलरली 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है फॉर प्रोटॉन। तो अब अगर ये दोनों एड ऑन ओज हो जाते हैं तो आपकी कितनी फाइनल एनर्जी आएगी यहाँ पर, 0.102 मेगा इलेक्ट्रॉन इतनी। ठीक है, सेम अगर आपका पेयर एनिलेशन का बात हो रहा है तो यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन रहती है। सिंस दो आपस में मगअप होते हैं, दो लोग दो आपस में जुड़ते हैं, तो पहले से आपको कितना मिलेगा, 0.51, एंड दूसरे से भी 0.51, एंड दोनों मिलकर आपको कितना दे देंगे, 1.012। ऐड करके देख लीजिए, सिंपल सा एडिशन है, सॉरी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है,
तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने आपको उसमें भी दिया है ये वाला जो आपको सैंपल टेस्ट दिया है उसमें भी दिया है। अच्छा गाइज, आप में से कई लोग कह रहे थे कि मैम सोल्यूशन प्रोवाइड करवाओ, ये करवाओ। हाँ, मैं बिल्कुल उसके सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगी, इसीलिए मैंने टेस्ट आपको दिया है। अगर नहीं सोल्यूशन मुझे देने होते तो मैं टेस्ट भी नहीं देती। आप थोड़ा सा भी रिलैक्स रहिए। रीज़न इज़ दैट मैं नहीं दे रही क्योंकि मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों ने वो अटैम्प्ट किया नहीं है पेपर। एक दो लोग ज़रा और अटैम्प्ट कर लेते तो मैं उसके सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देती। प्लस मैं थोड़ा सा बिजी भी थी आजकल, हो नहीं पा रहा था ना, टाइम का हो नहीं पा रहा था। लाइक एक हफ्ते से थोड़ा सा चल रही थी कुछ चीज़ें, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। बाकी मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगी उसके सॉल्यूशंस, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। बस ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, फिर उसका सॉल्यूशन ही मैं पहले करवाऊंगी। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, वेदर इट इज़ रिलेटिविटी और वॉट एवर। ठीक है गाइस, तो अब आपका न्यूक्लियर रिएक्शन जो है ये आपका कंप्लीट हो चुका है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। इससे बाहर आपका नहीं आएगा। कुछ कॉन्स्टेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, लाइक सी स्क्वायर का बताया था क्या रखना होता है आपको, सी का क्या रखना होता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको करवा दी हैं, बता दी हैं। आप प्लीज़ इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कॉन्स्टेंट्स को एक अलग जगह पर लिख लीजिए और उस हिसाब से एग्जाम से पहले आप रिवाइज कर लेना। बाकी हम क्विक रिविजन तो करेंगे एग्जाम से पहले, उसकी टेंशन मत लीजिए। मैंने आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस के ना वो प्रोवाइड करवाई थी, एक क्वेश्चन आंसर्स की ना, जो मैं हर आपके चैप्टर के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाती हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो प्रोवाइड करवाए थे। तो आप में से मुझे लगता है कई बच्चों ने अटैम्प्ट किए होगा वो। बस एक दो चीज़ें ऐसी थी जो मैंने नहीं पढ़ाई थी, जो अभी पढ़ाई है 10-15 मिनट के लेक्चर में। अब मैं आपसे ना उस चैप्टर के वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेती हूँ। एंड आज के लेक्चर में जितने डिस्कस होंगे सिर्फ उतने ही डिस्कस करूँगी, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। रीज़न इज़ दैट कि इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने देखे नहीं है, तो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का नीड नहीं है। ठीक है, तो हम बाकी थ्योरी तो मैंने पढ़ाई दी है, अगर कुछ आता है आपका तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हमारा क्या है। लेट एफ पी पी से मतलब समझ रहे हैं आप, प्रोटोन टू प्रोटोन, एंड पी एन इज प्रोटोन न्यूट्रॉन एंड एन एन इज न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, डिनोट्स द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटोन एंड प्रोटोन। अच्छा, वो लिखा हुआ ये व्हाट व्हेन सेपरेशन इज 1। एफ एम मतलब बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। मीटर पढ़ा है आपने, नैनोमीटर पढ़ा है, एनएम पढ़ा है, एमएम पढ़ा है, ये एफ एम क्या है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए गाइस, ये वही वाला क्वेश्चन आ गया आपका कि जो मैंने आपको बताया था कि एक एटम होता है, इसमें आपका प्रोटॉन है, ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं और एक दूसरे को रेपल करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करते हैं मतलब आपस में सब इक्वल होते हैं। इससे क्या पता चलता है, आपका जो फोर्स ऑफ प्रोटोन टू प्रोटोन है वो इक्वल होगा फोर्स ऑफ प्रोटोन टू न्यूट्रॉन, इक्वल होगा फोर्स ऑफ न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन। ये चीज़ मैं जब आपको पढ़ा रही थी तब मैंने वहाँ शायद ये स्टेटमेंट लिख पाया भी था, टू चेक इट। सेकेंड क्वेश्चन आपका अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, बताइए जल्दी से। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला अगर किसी को याद है, ये मैंने आपको बताया था, मास इनटू एनर्जी आपका हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको मैंने सारे फॉर्मूलाज लिखवाए हैं और मुझे लगता है आप लोगों ने याद भी कर लिए होंगे। अगर किसी ने याद नहीं किए हैं तो प्लीज़ उनको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको सिर्फ फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करना। चलिए, अच्छा मैं सॉल्व भी कर देती हूँ, एक सेकंड, सॉरी गाइस। एम सी स्क्वायर, ठीक है, वो कभी कभी हो जाता है, एंड एम इज़ द मास डिफेक्ट। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, वो जल्दी जल्दी करवाने के चक्कर में ना ये ऐसी छोटी छोटी गलती हो जाती हैं। और आपको क्या निकालना है इसमें, आपको सिर्फ एनर्जी निकालनी है। तो ये पूरा हमारा किसका फॉर्मूला होता था, बाइंडिंग एनर्जी। एंड आपको क्यू के बीच में रिलेशन चेक करना पड़ेगा, क्या रिलेशन होता है आपका। Q इक्वल्स टू होता है आपका मास इनटू बाइंडिंग एनर्जी, मास भी नहीं बेसिकली मास डिफेक्ट। ओके, ये होता है आपका फॉर्मूला Q का। ठीक है, इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, आपको पहले मास दिया हुआ है, हम ए टू ए बी सी सब निकालते हैं। पहले ए का अगर हम निकालेंगे तो मास हमारा ए का गिवन है कितना 240, एंड इसकी बाइंडिंग एनर्जी हमें कितनी गिवन है 7.6। बी का हम देखेंगे तो मास गिवन है 100 एंड इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी गिवन है 8.1। एंड सी का हम देखेंगे तो मास कितना गिवन है 140 एंड बाइंडिंग एनर्जी कितनी गिवन है 8.1। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आप मल्टीप्लाई करके चेक करिएगा यहाँ क्या वैल्यूज़ आती हैं। जो भी वैल्यूज़ आएंगी फिर आप उसको इस तरह से पुट कर देना,
मास डिफेक्ट के साथ हमें निकालना है। तो मास डिफेक्ट में क्या होता है कि हमारे जो हमें न्यू फॉर्म होते हैं इनका मास, अगर हमारा ये इक्वेशन गिवन है B+C, तो इसका मास कलेक्टिवली जो होता है वो ज़्यादा होगा इससे हमारा, तो हम उस तरह से उसको लिखेंगे। ये हमारा फिजन का केस है। फिजन के केस में मास डिफेक्ट क्या होता था मैंने आपको बताया था, उसी इक्वेशन के हिसाब से हम पुट कर देंगे। तो हमारा जो भी मास डिफेक्ट यहाँ पर, ये जो इसको मैं यहाँ पर नाम दे देती हूँ आपका QA, QB एंड QC, ठीक है। तो आपका आएगा QB प्लस QC माइनस QA, ठीक है, और आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आंसर अगर आप इसमें देखेंगे तो इसका आंसर होगा थर्ड 120 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप लोग इसको चेक करके देखिएगा, आंसर को आ जाएगा आपका आंसर। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। Now we have question number 3. In question number 3, what we have, how much energy is released when 10 kg of uranium, इसमें अच्छा आपको क्या बोला गया, आपको यूरेनियम 235 दिया हुआ है, कितना 10 kg, ठीक है, और ये आपका कंप्लीटली ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी इसमें हमारी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है अभी तक, mc² पढ़ा है हमारा। यहाँ पर ये जो है हमारा इफेक्टिव मास की बात नहीं हो रही है। जब हमारी इफेक्टिव मास की उस तरह की बात होती है तब हम सी की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करते हैं 931.5, बट हमारा नॉर्मल वैल्यू 10 kg की फॉर्म में गिवन है। और एक चीज़ मैंने बताई थी, मास आपका AMU में गिवन होगा, ठीक है। उस तरह से अगर आपका गिवन होता है तो हम कुछ और देखते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा kg में गिवन है। तो हम सिंपल अपना पुट करेंगे 3 × 10⁸ का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे आप। तो सॉल्व करके आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 × 8 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17 17 जूल। So this will be your answer. Okay. Now move to the question number 4. How much energy is released when 2 mole of uranium-35 is fission? Okay. यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि आपके 2 मोल्स हैं यूरेनियम 35 के, उनको फिशन हुआ तो आपकी कितनी एनर्जी रिलीज होगी। देखिए गाइस, इसमें आपका एनर्जी तो निकालने का फॉर्मूला सेम वही रहता है जो एनर्जी का फॉर्मूला रहता है, बट यहाँ पर सिचुएशन क्या बन जाती है ना, आपका यहाँ पर मोल वोल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो साथ में आपको पूरा एवोगैड्रो नंबर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन मैं बता देती हूँ, लेकिन समझाने के लिए फिर इसके लिए मुझे एक अलग क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा, जो आपने पढ़ा होगा शायद 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, वहाँ पे। इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमारा क्या होता है फॉर्मूला, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय हमारे कितने मॉलिक्यूल है, टोटल 2 मॉलिक्यूल है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास कितना है 235 अपॉन में हमारा जो सिंगल का मास है वो, ठीक है, इनटू हमारा अगर हम 1 को करते हैं तो हमारी कितनी एनर्जी रिलीज होती है, ये आपको याद होना चाहिए था 200, ठीक है। बट अगर आपको ये एग्जाम में देगा तो ये वैल्यू देगा, बट सिंस ये एक अलग तरह से यहाँ पर ये डिज़ाइन है तो इसलिए वैल्यूज़ नहीं है। बाकी इसको आप सॉल्व करके निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके इस वाले एग्जाम में APC में। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं। इस चैप्टर से ना आपके थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इंस्टीड ऑफ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस के। ये अब आगे क्वेश्चन आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। एज द मास नंबर इंक्रीजेज, बाइंडिंग मास नंबर इंक्रीज हो रहा है आपका, देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा आपका, बताइए। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है बाइंडिंग एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आपके मास नंबर इंक्रीज कर रहा है। ज़्यादातर बच्चे लगा कर आएंगे बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करेगा, लेकिन नहीं करेगा। आपका बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। अब पूछोगे ये क्यों, क्योंकि हमारा बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है del mc²। del m क्या होता था हमारा, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता था हमारा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो मास होता था उनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो आपका कंप्लीटली डिफरेंस पर बेस करता है। अब अगर आपका सपोज रिएक्टेंट का मास नंबर बढ़ भी जाता है और प्रोडक्ट का मास नंबर नहीं बढ़ता है,
तो आपका क्या होगा, आपका ये डिफरेंस आपका इंक्रीज कर जाएगा, तो आपका ये इंक्रीज कर जाएगा। अब सपोज आपका रिएक्टेंट का मास नंबर इंक्रीज कर जाता है और प्रोडक्ट का उससे भी ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, तो आपका ये गैप क्या होगा, ये गैप आपका कम रह जाएगा। या ये प्रोडक्ट का मास नंबर भी इंक्रीज कर जाता है तो सेम रह जाएगा, तो उसमें वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। ज़्यादा वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, मास डिफेक्ट पे डिपेंड करता है। ओके गाइस, सो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहाँ छुपे हुए होते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके न्यूक्लियर रिएक्शन वाले चैप्टर में से नहीं आते हैं ज़्यादा, इसलिए मैंने कराए भी नहीं है, क्योंकि फिर वो टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। बाकी मैंने आपको जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं भी नहीं मास डिफेक्ट वगैरह के बहुत ज़्यादा। हाँ, थ्योरेटिकल आ सकता है यार इस चीज़ में से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, पॉसिबल फोर्स ऑन प्रोटोन बाय अ प्रोटोन इन न्यूक्लियस इज या आर। इसका मतलब कि आपका फोटोन्स पे, आपके प्रोटॉन्स पे प्रोटॉन्स की वजह से जो फोर्स लगता है वो कौन कौन सा हो सकता है इनमें से, ये आपको बताना है। तो देखिए, मैंने क्या बताया था, ये एटम होता है, एटम में एक प्रोटॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन, इसकी पे आपका प्रोटॉन टू भी फोर्स लगता है एंड न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन भी फोर्स लगता है। अब आपका प्रोटॉन टू प्रोटॉन वाला फोर्स है आपका, सिंस ये आयन्स है प्रोटॉन्स हैं, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो आपका कूलम्स लॉ तो 100% लगेगा। ठीक है, एन प्लस ये न्यूक्लियस के अंदर है तो आपका न्यूक्लियर फोर्स भी 100% लगेगा। इन दोनों की यूज से आप बता सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। लेकिन सिंस हमें ग्रेविटेशन ऑप्शन में गिवन है तो हम इसको भी देखेंगे, ये हमारा क्यों लगेगा, क्योंकि हमें पता है इस दुनिया ब्रह्मांड यूनिवर्स की हर दो चीज़ों के बीच में एक फोर्स होता है जिसको हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, जो कि बहुत हल्का है, बहुत कम है, बट है वो। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स तो हर जगह मौजूद है ही है, तो ये तो 100% मतलब बाई डिफॉल्ट आंसर होना था इसका। तो इस तरह से हमारे ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा मैं जल्दी लेके चल लूँ गाइस, इसलिए मैं चाह रही हूँ ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर लें ताकि फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन कर सकें। एक चैप्टर पे थोड़ा सा हमें लेट वैसे भी हो गया। द एनर्जी रेडिएटेड बाय अ रेड जायंट स्टार प्रोड्यूसेस बाय। अच्छा, आपको एक बड़ा सा रेड स्टार दिया हुआ है तो उससे आपकी जो एनर्जी रिलीज होगी वो कौन सा होगा। देखिए क्या होता है हमारा, कोई भी लाइक अगर आप सन की भी बात करते हैं, इसमें भी हमारे क्या होते हैं, हमारे इनमें फ्यूजन या फ्यूजन रिएक्शन होता है अकॉर्डिंगली। देखिए होता क्या है कि इसके अंदर हमारे कुछ होंगे आपके मॉलिक्यूल्स, ये आपस में क्या होते हैं, कोलाइड करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी होती है जिसे हम देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो प्रोसेस होता है ये फ्यूजन का होता है। इसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस एक है, फ्यूजन होता है सो होता है। इसमें यू कैन डू नथिंग, आई कैन डू नथिंग, साइंटिस्ट कैन डू नथिंग, फैक्ट है, टेस्ट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन द प्रोसेस ऑफ एटॉमिक एक्सप्लोजन द मोस्ट ऑफ द फ्यूजन एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ। आपका कहीं पर अगर ये जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वगैरह जो होता है तो इसमें आपकी मोस्ट ऑफ द एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, गामा रेज, इंफ्रारेड रेज, वी रेज, या किस में। देखिए किस में निकलती है, आपकी बेसिकली निकलती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स में। मैं आपको जब चेन रिएक्शन पढ़ा रही थी तब भी मैं बता रही थी कि हमारा जो एक बनता है न्यूक्लियन या एक न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन जो निकलता है उसके पास बहुत एनर्जी होती है, वो जल्दी से मूव करके किसी और के साथ कंबाइन करता है। तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो जाती है किसी भी रिएक्शन के बाद वो आपकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। हाँ, हीट में, गामा रेज में, फोटोन्स में, इंफ्रारेड, विजिबल, इस सब में भी जाती है, मगर ज़्यादातर एनर्जी तो प्रोडक्ट में ही आ जाती है ना। अब सपोज अगर जैसे हमने फ्यूजन रिएक्शन देखा था तो मैंने उसमें जब आपको एग्जाम्पल दिया था फ्यूजन रिएक्शन में, तब मैंने आपको क्या दिखाया था, वहाँ पर 235 हमारा था उसका, और वो 2 में ब्रेक हो रहा था हमारा। तो उसके बाद हमारे पास जो लास्ट में बच रहा था वो क्या बच रहा था, देखिए आपका, मैं लिख देती हूँ, यूरेनियम 235 था, ये आपका ब्रेक हुआ था बेरियम और क्रिप्टन में। आपकी एनर्जी बेसिकली किससे डिपेंड करती है, रेस्ट मास के साथ। ठीक है, आपका इसमें साथ में न्यूट्रॉन भी निकला था, कुछ हीट की फॉर्म में भी निकला था और कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी भी निकली थी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही जो अभी हमारे क्वेश्चंस में यूज़ हुई थी ना, वो यही वाली एनर्जी थी। बट वो याद रखनी पड़ेगी और हर एटम के लिए अलग अलग यूज़ होती है, अलग अलग होती है। हाँ, आप चाहें तो यूरेनियम के लिए याद रख सकते हैं, बट रिक्वायर्ड नहीं है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो एनर्जी देगा, और एनर्जी नहीं देगा तो वो क्वेश्चन भी नहीं देगा, इस तरह के।
ठीक है। तो अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारी ज़्यादातर जो एनर्जी हुई है वो बेरियम और क्रिप्टन में कंज्यूम हुई है। तो मतलब हमारे प्रोडक्ट्स में चली गई ज़्यादातर एनर्जी, इंस्टीड ऑफ हीट या इंफ्रारेड रेड या यूवी रेज किसी भी और फॉर्म में जाने के बजाय। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब एनर्जी तो प्रोडक्ट्स के पास आ गई ना ज़्यादातर एनर्जी, अब वो कहीं पे भी यूज़ हो सकती है, आपकी काइनेटिक फॉर्म में भी यूज़ हो सकती है, फर्दर प्रोसेस में भी यूज़ हो सकती है। तो मेनली आपका ऑप्शंस के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन। ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस फिजनेबल बाई स्लो न्यूट्रॉन्स, इनमें से कौन सा न्यूक्लियस है इस फिजनेबल, जो फिजन हो सकता है जिसका बाई अ स्लो न्यूट्रॉन। अगर हमारा कोई न्यूट्रॉन, मैंने बताया था ना हमारे मॉडरेट होते हैं, वो हमारा न्यूट्रॉन को स्लो कर देते हैं, उसके बाद कूलेंट होते हैं उनको अब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर सपोज कोई मॉडरेट है, उसने हमारा उसको स्लो कर भी दिया है न्यूट्रॉन को, तो उसके बाद भी अगर हमारा रिएक्शन हो जाता है तो उसके लिए हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यूरेनियम 23592। डोंट गेट कंफ्यूज विथ यूरेनियम 238। ये भी हमारा एक न्यूक्लियर में यूज़ होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में फ्यूल की तरह, बट ये हमारा ज़्यादा यूज़ होता है एंड हमारा यही होता है जो स्लो न्यूक्लियस में काम कर जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ये याद रखने वाली चीज़ है, रट्टाफिकेशन है ये, अब मतलब है तो है, इसका ये प्रॉपर्टी है, इसमें नो वन कैन डू एनीथिंग। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इज, न्यूक्लियर फ्यूजन का इसमें से एग्जाम्पल बताना है आपको, फॉर्मेशन ऑफ बेरियम एंड क्रिप्टन। देखिए फ्यूजन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है। फ्यूजन में क्या होता है, हमारे दो मॉलिक्यूल होते हैं मिलके एक बना देते हैं। ठीक है। तो अगर हमारा यूरेनियम से बेरियम और क्रिप्टन बन रहा है तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका हो गया, ये हमारा फिजन का एग्जाम्पल हो गया, फ्यूजन का नहीं हुआ। सेकंड क्या बोल रहा है आपका, हीलियम का फॉर्मेशन हो रहा है किससे, क्योंकि हमारे दो हाइड्रोजन लगते हैं एक हीलियम बनाने में, और यहाँ पर हमारा 235 इनमें ब्रेक हो जाता है। ठीक है। हमारे दो हीलियम लगते हैं, दो हाइड्रोजन लगते हैं हीलियम बनाने में, तो ये हमारा फ्यूजन का रिएक्शन है। पर हम आगे भी पढ़ लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पोलोटियम फ्रॉम द यूरेनियम, इसमें आपका यूरेनियम 235 से प्लोटियम 235 बनाने के लिए कहा गया है। तो इसमें तो देखिए हमारा कुछ मास में चेंज ही नहीं हुआ, तो ना तो ये फिजन में आएगा ना ये फ्यूजन में आएगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये कुछ अलग ही इसमें कहानी चलेगी। उसके बाद बोला है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोला जा रहा है और इससे आपने वाटर बना दिया। तो देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मेशन हो रहा है, दो रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट सही है। मगर ये देखिए क्या ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, ये न्यूक्लियर होता है, वाटर आपका न्यूक्लियर रिएक्शन की तरह काम करता है। अब आप पूछेंगे मैडम हीलियम भी तो नहीं करता, हीलियम करता है, हीलियम इज अ न्यूक्लियर फ्यूल। अगर आप सन की बात करते हैं तो वहां पर आपके सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, हीलियम है, उस वो न्यूक्लियर की तरह काम करता है। बट वाटर आपका न्यूक्लियर एनर्जी की तरह काम करता है क्या, नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक कंपाउंड बनाया इसने हीलियम, लाइक यहाँ पर एक बेरियम बना, एक क्रिप्टन बना, ये एक एलिमेंट बना और यहाँ पर एक कंपाउंड बन गया। तो इट इज़ द डिफरेंस, न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन में आपका एक एलिमेंट बनकर निकलता है बाहर, कोई एक, ये एक प्रॉपर कंपाउंड निकल गया। हीलियम की जगह हीलियम ऐसे ऑक्साइड या कुछ टाइप निकलता तो आपका फिर वो नहीं रहता आपका फ्यूजन रिएक्शन में आपका, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। आपको अब ये समझ में आया होगा कि हमारा करेक्ट ऑप्शन 2 है। ठीक है। और बाकी ऑप्शंस गलत क्यों है ये भी समझ में आ गया। लेकिन इस वाले ऑप्शन के साथ बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं, क्या कंफ्यूजन होने वाली थी और कैसे वो नहीं होगा करेक्ट ऑप्शन, मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यही सेम क्वेश्चन अपना उठकर आया है एग्जाम में, आपका इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन का पेयर, वही जो मैंने अभी आपको बताया था, पेयर प्रोडक्शन या एनिलेशन में इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन जो होते हैं आपके वो मिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज विद द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। एंड पॉजिट्रॉन जो होता है ना, इसके साथ आपका वो जो क्वेश्चन गिवन है उसमें ये दिया हुआ है, एन एलिमेंट विद द चार्ज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन, चार्ज जो है वो इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, एंड इसका जो मास, नहीं सॉरी, मास इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज इज डिफरेंट, मास इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज इज डिफरेंट। ठीक है। मास इक्वल था, ये तो हमने देखा था, रेस्ट मास दोनों का 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, एंड चार्ज दोनों का अलग होता है।
इसको हम क्या कहते हैं, हमारा एक पूरा पेयर या तो प्रोडक्शन होता है या एनिलेशन होता है। अब अगर हमारा प्रोडक्शन हो रहा हो या एनिलेशन हो रहा हो, हमारी एनर्जी कितनी रिलीज होगी ओवरऑल, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने आपको बताया ना, ज़्यादातर जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, वो आपके मतलब अगर आपने पेपर वो अटेम्प्ट किया है और आपने यहाँ मुझसे भी क्वेश्चंस करे थे, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी डायरेक्टली उठ कर आ गए हैं, बट हाँ यू कैन रिलेट विद, और अगर आपने को सारे फॉर्मूला वगैरह सब अच्छे से याद है तो शायद आप उनको बहुत इजीली कर भी पाए होंगे क्वेश्चंस को। बाकी कैसा रिस्पॉन्स रहा प्लीज़ लेट मी नो, ताकि फिर मैं अगर कुछ कमी है तो मैं अपना मटेरियल इम्प्रूवाइज कर सकूँ उस हिसाब से। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यूरेनियम है उसको ब्रेक किया गया है 2 एलिमेंट्स में, आपको बताना है तीसरा एलिमेंट जो आपका एक रह गया वो कौन सा होगा। तो देखिए गाइस, इस सिचुएशन में सॉल्व करने के लिए आपके पास आप क्या एक तो तरीका है आपको रटा हुआ हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, हर कोई नहीं रट के बैठ सकता। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमें गिवन है यूरेनियम 235, बहुत इजी क्वेश्चन है पता है, नो नीड टू डू एनी काइंड ऑफ रट्टाफिकेशन। आप इतने सारे कहाँ से रट कर बैठेंगे, आपको सिर्फ क्या करना है, आप एक्चुअली सॉरी गाइज थोड़ा शोर आ रहा होगा, रीज़न इज़ दैट कि मैं दिन में रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, दिन में बहुत शोर रहता है बाहर का। आप ये बेस चेक कीजिए, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 0 है मतलब यहाँ पे कुछ नहीं गया, एंड यहाँ पे भी 0 है मतलब यहाँ भी कुछ नहीं गया, तो हम बेस के हिसाब से चेक करते हैं। तो 92 माइनस 56 कीजिए आप, ठीक है, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6, यहाँ रह जाएगा 8 में से 3 जगह कितना रहेगा 36, मतलब हमारा यहाँ पर जो भी एलिमेंट x आएगा इसका यहाँ बेस में 36 होना चाहिए। देख लीजिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके गाइस, ठीक है, तो ये आगे समझ हमें आपको कैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है 2 वो करेक्ट क्यों हुआ, कैसे कैलकुलेट करा मैंने। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज फॉर द गिवन रिएक्शन द पार्टिकल एक्स इज, आपको बताना है कि इस पूरे रिएक्शन में पार्टिकल एक्स जो निकला है वो क्या निकला है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, आपका फिजन रिएक्शन जो हो आपका ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें आपका क्या रिलीज होता है, न्यूट्रिनो रिलीज होता है, कई बार मैं बता चुकी हूँ न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो। तो इस रिएक्शन में आपका बीटा प्लस का केस है ना, देखिए बीटा प्लस वाला आपका यहाँ पर डीके बीटा प्लस निकाल रहा है साथ में, तो इसमें आपका न्यूट्रिनो रिलीज होगा। करेक्ट ऑप्शन इज द सी। क्वेश्चन नंबर 14, in a breeder reaction useful fuel obtained from U238 is the, इसमें आपको बताना है, अच्छा मैंने आपको ना ये नहीं पढ़ाया है ब्रीडर रिएक्टर वाला, एग्जाम आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब ये क्वेश्चन आ गया है तो मैं इसका बता देती हूँ। इसके लिए जो आपका फ्यूल यूज़ होता है ना, इसमें फ्यूल आपका यूज़ होता है प्लूटोनियम 239, ये आपका फ्यूल यूज़ होता है ब्रीडर रिएक्टर में। इम्पॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं, बट सिंस क्वेश्चन आ गया है तो इसीलिए बता देती हूँ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। सॉरी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, बोरोन यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर फॉर, ओके अब बताना है आपको बोरोन का आप यूज़ क्यों करते हैं। मैंने आपको वो जो बताया था ना कंट्रोलिंग रॉड जो बताई थी वो आपकी बनी हुई होती है किससे, बोरोन से, और शायद कैडमियम भी यूज होता है। तो बेसिकली क्या फंक्शन हो गया इसका, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रॉन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन का करते हैं एंड स्लो करते हैं, उसके लिए मॉडरेटर में यूज क्या होता है आपका D2O हैवी वाटर, एंड कंट्रोलिंग रॉड में क्या यूज होता है आपका बोरोन टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स। ओके, हु डिस्कवर द न्यूक्लियर फिजन, बताइए न्यूक्लियर फिजन किसने डिस्कवर किया था, ये वाला इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ओटो हाहन एंड स्ट्रेसमैन, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट, ठीक है, मैंने बस ओटो एंड स्ट्रेस करके याद किया हुआ है इसको, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। पूरा नाम तो याद नहीं रहता है, बहुत डिफिकल्ट सा है। ऑटोमन, मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है, ऑटोमन एम्पायर आपने सुना होगा कभी, अगर आपने थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री जी के कभी पढ़ा है तो उसमें एक ऑटोमन एम्पायर है, बड़ा फेमस सा है, ठीक है, उससे मैंने इसको याद किया है ऑटोमन। ऑटो से बनता है हमारा ये वाला ऑटो हम, एंड मैन से बनता है स्ट्रेसमैन।
ठीक है। बाकी आपको ऑप्शंस देख के इतना समझ में आ जाता है कि कौन है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस इतने डिफरेंट दिए हुए होते हैं कि वो कंफ्यूज होने का सवाल नहीं होता। तो ऑटोमन करके आप भी इसको याद रख सकते हैं चाहें तो। बाकी अगर आप अपना कोई निमोनिक्स बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाइए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विच वन इज द बेस्ट न्यूट्रॉन मॉडरेटर इन ऑल रिस्पेक्ट्स? इनमें आपका बेस्ट कौन सा है? सब आप यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट कौन सा यूज़ करते हैं अभी बताया था मैंने आपको, हैवी वाटर हम यूज़ करते हैं, D2O। ठीक है, D2O भी दे सकता है वो ऑप्शन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ये आपको XN अल्फा दिया हुआ है, लिथियम का एक दिया हुआ है, एंड देन आपसे पूछा जा रहा है कि आपका इसमें कौन सा जो X होगा वो आपका क्या बनेगा। तो देखिए गाइस, आपका ये ना एक न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलेगा, अल्फा पार्टिकल निकलेगा, उस तरह से इसको करना पड़ेगा। फिलहाल इसको छोड़ देती हूँ मैं इसलिए क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं। तो या तो अगर इम्पॉर्टेंट मुझे लगेगा तो मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस करवा दूँगी। बाकी जो इम्पॉर्टेंट नहीं है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही अब बिल्कुल भी, क्योंकि IB में इतना जल्दी आ गया पेपर IB का। मुझे लग रहा है ETC का ना जाए अचानक से, तो क्या होगा फिर हम लोग का। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। M and N आर represent the mass of neutron and proton respectively. An element having the nuclear mass M and neutron N and Z proton, then the correct relation. ओके, इसमें आपको सिंपली वो बताना है। देखिए, ये मैंने आपको जो पढ़ाया है, मैंने ये वाली चीज़ भी आपको उसको निकालना जब सिखाया था कि हम किसके साथ एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, किसके साथ एटॉमिक मास मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपको याद हो। ठीक है, एंड हमारा जो ओवरऑल लास्ट में मास आता है वो हमारा लेस रहता था। जब A+B करके हम नया बनाते थे तो हमारा इनका जो रहता था वो कम रहता था कंपैरेटिवली। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला याद होगा रिएक्शन, बाकी मैंने आपको ये कैसे बनता है ये मैंने आपको बताया था पूरा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये बताया था। और यहाँ पर हम Z क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो हमारे एटॉमिक नंबर के इक्वल होता था। ये मैंने आपको पढ़ाया था पूरा रिलेशन, 2-3 लेक्चर पहले पढ़ाया था, प्लीज़ वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको वहाँ समझाया था। हमारा ये वाला ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। बाकी सही कैसे होगा इसको पूरा 5-6 मिनट का मैंने लेक्चर लेके उसको पढ़ाया है, प्लीज़ आप वहाँ से चेक कर लीजिए। अभी रिपीट करूँगी ना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा यार, फिर हम ना अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप उस लेक्चर में से देख लीजिए अगर आपको नहीं याद आया है तो। ओके, एनर्जी रिलीज इन द न्यूक्लियर फिजन इज ड्यू टू, आपका जो फिजन रिएक्शन होता है, फिजन रिएक्शन में हमारा क्या हो रहा था, वो 2 में जब टूट रहा था, इसमें जो आपकी एनर्जी रिलीज होती है वो किस वजह से होती है कि फ्यू मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, ये वाला मैंने आपको बताया ही था कि आपका यहाँ पर ये जो एनर्जी रिलीज होती है हमारी, ये आपका डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, आपके रेस्ट मास पे डिपेंड करती है। तो आपका मास कुछ क्या होता है वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा एक ही ऑप्शन तो 100% सही हो गया। अब दूसरा ऑप्शन, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंट इज मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पेरेंटल एलिमेंट। अब मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि आपकी इसकी एनर्जी जो होती है एनर्जी वाली ज़्यादा होता है, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था। ओके, बाकी के 3 ऑप्शंस आपके इस तरह से हैं BCD, कि आपको उसमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो इन दोनों की आपकी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ये इसकी एनर्जी। ठीक है, डोंट कंफ्यूज विद द फ्यूजन एंड फ्यूजन, फ्यूजन के रिस्पेक्ट में उल्टा होता है एंड फ्यूजन के रिस्पेक्ट में अलग होता है। तो दोनों को अच्छी तरह से देख लेना, आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है वो भी देख लेना, उसके बाद आंसर करना। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है 2। बाकी आप फ्यूजन के लिए इसका अपना बताइए, अगर इस क्वेश्चन में फ्यूजन की जगह फ्यूजन वर्ड दिया हुआ होता तो क्या करेक्ट ऑप्शन होता वो बताइए आप लोग। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में अगर फिजन की जगह फ्यूजन वर्ड दे दिया होता आपको तो आपका ऑप्शंस क्या सही होते वो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। आपका एनर्जी इन एन एटम बॉम्ब प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ, ये क्वेश्चन पे आता है एटम बॉम्ब की जो एनर्जी होती है वो किससे बनी हुई होती है। तो एटम बॉम्ब की जो एनर्जी होती है वो आपकी न्यूक्लियर फिजन से मिलकर बनती है। फ्यूजन नहीं होता है उसमें, फिजन होता है। ठीक है, फिजन में मैंने बताया था ना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 22। ओके, दिस इज अगेन अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन, यू कैन कैलकुलेट द
क्वेश्चंस बाय यूजिंग सिंपल मेथड अपना आपका ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड देखिए बता देती हूँ मैं एक छोटा सा रख देके ना आपको कि हमारी टोटल एनर्जी जो रिलीज होगी वो दे रखी है उन्होंने 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है तो आप इसको 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ लिख सकते हैं। तो ये आपका जूल की फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि हमें जो आगे का कैलकुलेशन है वो जूल की फॉर्म में करना होगा। एंड आगे आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ फिजन आपका कितना होगा। इसमें आपकी 1 किलोवाट की पावर में नंबर ऑफ फिजन्स कितने होंगे। तो 1 किलोवाट को आप लिख सकते हैं 10⁻³ वाट। ठीक है, तो कितने होंगे हमारे, अगर हम यूनिटरी नॉर्मल मेथड से देखेंगे नंबर ऑफ फिजन इसके अंदर कितने होंगे हम कैसे निकालेंगे, हमारा एक फिजन में कितनी एनर्जी जा रही है उस हिसाब से। तो टोटल हमारे कितने हैं 10⁻³ और हमारी एक में कितनी एनर्जी जा रही है 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और इसके बाद आप कैलकुलेट कर लेना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लिया करिएगा, इस पता है मैं कैलकुलेट करके कुछ नहीं है, कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, कर सकती हूँ क्लास में लेकिन टाइम वेस्ट होगा ना फालतू में आप लोग का, इसीलिए मैं नहीं करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, 1 AMU इज इक्वल टू, अब आपको बताना है 1 AMU कितने के इक्वल होता है। देखिए मैंने आपको बताया है ना ये 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, सी स्क्वायर की जगह आप यूज़ कर सकते थे। देखिए ऐसे मत देखिए, आपने पढ़ी है क्या एनर्जी इक्वल्स टू डेल एम सी स्क्वायर पढ़ा था। आपसे पूछा जा रहा है 1 AMU कितने के इक्वल होता है। तो AMU हमारी किसकी यूनिट होती है, डेल एम की। हमारा टोटल अगर हम इस तरह से रहने देते हैं तो हमारी एनर्जी आएगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू डेल एम सी स्क्वायर, सॉरी ठीक है, हमें सिर्फ डेल एम निकालना है तो हम सी स्क्वायर नीचे ला सकते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में सी स्क्वायर। ठीक है, 1 AMU आपका इतने के इक्वल हो जाएगा टोटल एनर्जी। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 इज द नियरेस्ट, उसमें 931.5 को 931 लिख दिया है, डोंट गेट कंफ्यूज, वो इतना भी लिख सकता है। ठीक है, ओके लेट मी चेक द टाइम कितना हो गया। ठीक है अभी है 10 मिनट, देखते हैं हमारे कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारे थ्योरी क्वेश्चन नहीं बढ़ जाए क्योंकि न्यूमेरिकल हमारे चैप्टर में से ज़्यादा एग्जाम में आते नहीं है। सो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम इन दोज क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन न्यूक्लियर फिजन द परसेंटेज ऑफ मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इज अबाउट। आपका जो कितना परसेंट मास होता है जो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये मैंने आपको शायद बताया भी है थ्योरी में। आपका 1% जो होता है मास वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, बहुत थोड़ा होता है कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी 1% चला जाना इस बड़ी बात। ठीक है, 1% से वो इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि आपका एटॉमिक ब्लास्ट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सुटेबल फॉर द फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन प्रोसेस के लिए इसमें से आपका क्या होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्यूजन में आपका क्या होता है कि हमारे दो लाइटर एलिमेंट मिलके एक बड़ा एलिमेंट बनाते हैं जो कि हैवी होता है। तो सबसे पहले हमारे पास दो लाइटर एलिमेंट होते हैं लाइक बेरियम एंड क्रिप्टन। बेरियम एंड क्रिप्टन मिलके आपका यूरेनियम बना लेंगे, लेकिन यूरेनियम एंड प्लूटोनियम मिलके आपका बेरियम थोड़ी बना सकते हैं फ्यूजन में। तो आपका हमेशा लाइटर एलिमेंट का होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूजन रिएक्शन के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। अब अगर सपोज इसमें रिवर्स पूछा होता कि आपका रिवर्स पूछा होता कि आपका फिजन में क्या इंपॉर्टेंट है, तो फिजन में हमारा क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिजन में वी नीड द हैवी एलिमेंट। इंस्टेड हमसे फिजन पूछा जाता, अगर हमसे फिजन पूछा जाता तो फिजन के केस में क्या होता है, हमारे पास एक हैवी न्यूट्रॉन, एक हैवी एटम का होना ज़रूरी होता है, हैवी एलिमेंट का। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास एक एलिमेंट हैवी है तो इसे ही हम छोटे स्मॉल लाइटर एलिमेंट में तोड़ सकते हैं। तो फिजन के लिए हैवी एलिमेंट का होना ज़रूरी है एंड फ्यूजन के केस में हमारा लाइटर एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। एंड कितने, 2 और मोर देन 2। ठीक है, मिनिमम आपको 2 तो चाहिए ही चाहिए, तभी फ्यूज़ करोगे ना। अगर एक होगा तो उसको तो फ्यूज़ कर नहीं सकते किसी और के साथ, तो 2 होने ज़रूरी है फ्यूजन के लिए। और फिजन के लिए हमारा एक होता है, उससे वही हमारा टूट जाता है, फिजन में एक ही चाहिए होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज अनस्टेबल। इसमें से कौन सा आपका पार्टिकल अनस्टेबल है। तो देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो हमारा या तो आएगा जाएगा, वो अनस्टेबल नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन हमारा 2 पार्ट में टूट जाता है या 2 अलग अलग न्यूट्रॉन आपस में जुड़ जाते हैं। तो मेनली अनस्टेबल कौन सा हो गया,
न्यूट्रॉन, हमारा पूरा न्यूक्लियर फिजन ही बेस्ड है न्यूट्रॉन्स पे, ठीक है। बाकी चेन रिएक्शन में हम न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं। तो इस तरह से 2-3 प्रूफ्स हैं आपके पास इस बात को प्रूफ करने के लिए कि आपका न्यूट्रॉन जो है वो अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स। देखिए सबसे वीक फोर्स कौन सा है, आपको देखने में लगेगा कि ग्रेविटेशन तो कितना स्ट्रांग होता है, हमें अर्थ से जोड़कर रख रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रेविटेशन फोर्स सबसे वीक फोर्स होता है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स स्ट्रांग होता ना तो आप ज़मीन से जब चलते हैं तो अपना पैर भी नहीं उठा पाते, आप बैठ नहीं पाते, आप हाथ पैर भी नहीं ऊपर उठा पाते। बहुत वीक फोर्स होता है और ये इतना वीक है तो इतना स्ट्रांग है। सोचो जमीन पर रोक रखा है, अगर ये स्ट्रांग होता तो आपका कुछ उड़ नहीं पाता, कोई चल नहीं पाता, कुछ नहीं हो पाता, आप जहाँ बैठे हैं जहाँ खड़े हैं वहीं रहते अगर ये स्ट्रांग होता तो। पर ये बहुत वीक फोर्स होता है, ठीक है। सबसे वीक फोर्स आपका ग्रेविटेशन फोर्स ही होता है और हर जगह मौजूद होता है। यूनिवर्स की हर 2 चीज़ों के बीच में आपका ग्रेविटेशन फोर्स है, ओके, बाय डिफ़ॉल्ट है ये। ऑप्शन में कुछ ना समझ में है, ग्रेविटेशन गिवन हो तो इसको तो 100% लगाया आया करो, ठीक है। ये तो है ही है, इसके बिना तो दुनिया ही नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस बाय द फैक्टर ऑफ। अच्छा, वॉल्यूम जितना उसने ऑक्युपाई किया हुआ है एटम ने वो न्यूक्लियस से कितना बड़ा है, मतलब ये न्यूक्लियस है आपका और ये है आपका पूरा एटम, इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो बताना है आपको। बेसिकली ये पूछा गया है, मतलब ये इससे कितना ज़्यादा छोटा है या ये एटम आपका इससे कितना ज़्यादा बड़ा है। तो इनका रेशियो होता है 10⁻15, ठीक है। याद रख लेना इस चीज़ को, कांस्टेंट एक थ्योरी टाइप है। क्वेश्चन नंबर 28 याद रखना, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बाइंडिंग एनर्जी वाला है, आप इसको खुद सॉल्व करके देखना, मैं करवाऊंगी, बहुत टाइम जाएगा, है सिंपल, बस वैल्यूज पुट करना है। नेक्स्ट इज मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियर इज। मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस क्या होता है, देखिए मास नंबर ऑफ आपका न्यूक्लियस जो होता है वो आपका एटॉमिक नंबर के इक्वल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। लाइक अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हैं तो आपका मास इक्वल हो जाता है, और अगर आप कोई और एलिमेंट लेते हैं हाइड्रोजन के अलावा तो आपका मास नंबर इक्वल नहीं होता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक सेकेंड होल्ड गाइस, कर लेंगे। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप पे उस क्वेश्चन का फोटो लेके पोस्ट कर देना, मैं उसको आपको बता दूंगी करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। अभी मैं इस लेक्चर को यहाँ एंड करती हूँ एंड इस चैप्टर को भी यहाँ पर इसके बाद एंड करती हूँ मैं। बाकी अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज। और एक चीज़ और बोलनी थी मुझे आप लोगों से कि इसके बाद मैं आपको जो भी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी वो बता दूंगी आपको, एंड जो आप लोग उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए कि मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवा रही हूँ। उसका रीज़न बस ये है, मैं चाह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस टेस्ट को अटैम्प्ट कर लें, क्योंकि बच्चे अटैम्प्ट नहीं करेंगे और मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगी तो फिर वो उन बच्चों के लिए बेकार हो जाएगा टेस्ट। इसीलिए बस 1-2 दिन का आप वेट और कर लीजिए, फिर मैं उसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगी। बाकी अपना लेक्चर अभी मैथ्स का आएगा, और आप लोग कह रहे थे डेली फिजिक्स का लेक्चर लेने के लिए, हाँ वो मैं भी सोच रही थी कि हम डेली लेक्चर कर देते हैं फिजिक्स का भी मैथ्स का भी, लेकिन फिर बात वही आ रही है कि आप लोग को इंग्लिश भी पढ़ाना है, रीजनिंग वगैरह का भी टॉपिक देखना है, तो फिर उस हिसाब से मैनेज करते हैं, जो भी होगा आई विल टेल यू। बाकी मैं कोशिश करूँगी सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करने की। मैंने आपको बताया था ना मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो ये हमारा बहुत मेजर पार्ट कंप्लीट हो गया है। बाकी ऑप्टिक्स वगैरह में देखिए रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन नहीं आता है, वेव ऑप्टिक्स से आता है, तो बस वेव ऑप्टिक्स पढ़ाना है आपको मेनली। बाकी टाइम बचेगा तो रे ऑप्टिक्स हम बाद में देखेंगे। अभी मैं वो चीज़ नहीं करूँगी कि जिसमें से नहीं आता है क्वेश्चन उसको भी पढ़ाती जाऊँ। वेव ऑप्टिक्स करेंगे, देन सेमीकंडक्टर करेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक पे चलेंगे, क्योंकि वो भी लंबा चैप्टर है एंड टाइम टेकिंग है और आता बहुत कम है। तो जो प्रीवियस ईयर में आया है उसके हिसाब से मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी वे उसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक में। बाकी वेव ऑप्टिक्स में मैं सारा सब कुछ पढ़ाऊंगी, उसका आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। एंड आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाकी और कुछ भी डाउट है, कुछ भी सजेशन है, कुछ भी बोलना है तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल पे बोल दीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अभी मैं थोड़ा रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, रीज़न इसका ये था मैं थोड़ा सा बिजी थी, कुछ था पर्सनल इश्यूज़ में मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी। बाकी आगे से आई विल बी कंटिन्यू ऑन फॉर योर क्लासेस, सो डोंट वरी गाइस, जो भी आप टेंशन मत लीजिए। और आईबी वालों के लिए ऑल द बेस्ट। अब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सभी लोग सेम उस पर होंगे,
घबरा रहे होंगे, आप लोग घबराइए मत, बाकी लोग घबराएंगे और गलती करेंगे, आप लोग घबराएंगे नहीं और सही करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।